देखिए, मैं भूपिंदर सिंह, सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। आपने जो प्रश्न किया है ये एक टीचिंग कम्युनिटी में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय कि अगर आरईटी स्कीम जब जम्मू कश्मीर में जब इम्प्लीमेंट हुई उस समय उन्होंने क्राइटेरिया मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो 12th रखी थी। 12th, फिर ग्रेजुएट, फिर एमए, फिर एमएड लोग लगते रहे उसमें। अब अगर हमारा जो मुद्दा था कि चूंकि हम स्टेट मुलाजिम हैं, हमें स्टेट में किया जाए, हमने स्ट्रगल की, फाइट की, लड़े हम। इन्होंने जो क्राइटेरिया रखना था वो 12th ही रखना था। इन्होंने ग्रेजुएट रखा है कि जो स्टेट में हमने टीचर 2 ग्रेड का जो नाम दिया है, इन्होंने उसमें उसका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रखा है। जो 12th लोग थे, अगर एक ही आर्डर के तहत हम सारे लोग लगे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सभी को उन्होंने एक ही क्राइटेरिया के अंदर रखना था। इन्होंने डिवीजन पैदा कर दी है और उन हमारे साथियों को जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको 7th पे कमीशन से फिलहाल वंचित रखा है। और ठीक डिपार्टमेंट के अंदर जो काफी सालों से काम कर रहे हैं लोग, इस समय 10th पढ़े हुए लोग भी हैं, जो बेचारे बुजुर्ग हुए, हमारे दुश्मन नहीं है वो, कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई बुजुर्ग होंगे, कुछ 12th लोग, उनको 7th पे कमीशन का बेनिफिट दे दिया गया है। जैसे अगर कोई SSRV के थ्रू लगा है, वहां पे अगर कोई 12th है उसको बेनिफिट दे दिया है। और जहां पे जो 12th लोग जिन्होंने 15 साल नौकरी कर दी है उनको 7th पे कमीशन ना देकर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहबर तालीम टीचर्स फोरम को एक बार फिर मजबूर किया है कि हम सड़कों में हैं। इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि अगर हम 41,000 SSA के अंदर जो लोग लगे हैं, अगर हमें रेगुलेशन ऑर्डर इशू किए हैं, तो इनका दायित्व, इनका फर्ज बनता है कि सभी लोगों को स्टेट के अंदर लाया जाए। अब जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जी आपकी वेरिफिकेशन होगी। यार, हम ड्यूटीज दे रहे हैं, हमने इलेक्शन ड्यूटीज दी, हमारी वेरिफिकेशन पहले की हुई है, बार बार आप वेरिफिकेशन करके हमें हरास कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। इसमें उन्होंने लिखा है कि पोस्ट खाली होंगी जब कोई रिटायर होगा, कोई दूसरा टीचर, कोई प्रमोट होगा, कोई रिजाइन करेगा, किसी की डेथ होगी। कैसा ऑर्डर इन्होंने निकाला है, तब हम आएंगे। हमें इन्होंने स्टेट हेड में डालना था, थोड़े से पैसे की जरूरत थी 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देने की, लेकिन अभी तक हम 5 महीनों से बिना वेतन के हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि हमने बिना वेतन के पंचायत ड्यूटीज की हैं, जो इलेक्शन ड्यूटीज पंचायत में हुई, वो भी हमने ही दी वो सारी ड्यूटी। 90% 80% हमारे लोगों ने वो ये इलेक्शन जो है सक्सेसफुल कराई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, बाकी लोग हैं, वो तो यहाँ की जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको कहते हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी कराई। किसने इलेक्शन? ये तो रहबर तालीम लोगों ने कराई। एक गांव के अंदर 25 से लेके 30 रहबर तालीम लगे हैं, तो ये उनकी हर एक आरईटी की 1-1, 2-2, 3-3 ड्यूटीज भी हमने दी। और हमारे लोगों को PO, P1, P2, जहां तक कि ऑब्जर्वर भी लगाया गया उनको, तो हमने ये इलेक्शन ड्यूटीज करवाई है। इसके साथ साथ जो म्युनिसिपल की इलेक्शन हुई उसमें भी हमारे लोगों ने ड्यूटीज दी और बिना वेतन की दी। तो गवर्नर महोदय साहब को ये लगना चाहिए कि जो शिक्षक हैं, जो SSA के अंदर काम कर रहे हैं, आप उनसे काम पूरा ले रहे हो, हर तरीके का काम उनसे ले रहे हो आप, और जब पे की बारी है आप उनको पे से बाहर रख रहे हो। ये नहीं चलेगा। और आने वाले दिनों में हमने ये सोचा है कि रहबर तालीम टीचर्स फोरम इसको प्लान कर रही है, इसको हम पूरे सेक्रेटरीट में फॉलो कर रहे हैं, पूरी हम राय इसमें ले रहे हैं, क्या बनता है आने वाले दिनों में। लेकिन हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे और हम ये चाहते हैं कि पे कमीशन मिले, सभी रहबर तालीम को एक समान मिले, चाहे वो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, हमें सबको एक ही दिन मिले, बराबर मिले। ये नहीं कि ग्रेजुएट वाले को मिलेगा, फिर कोई कमेटी बनेगी अंडर ग्रेजुएट वालों को। आने वाले दिनों में ये कुछ और स्थिति पैदा करेंगे, आप सबको एक समान पे कमीशन दीजिए, नहीं तो हम दोबारा लोग जो हैं वो सड़कों में आएंगे और सड़कों सहारा जो है वो हमें लेने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ हमारे 5 साल जो पूरे हो चुके हैं, जो हमारे रेगुलराइज्ड आरईटी जिनको बनना था, जब एक आरईटी के 5 साल होते हैं फिर वो कंफर्म होता है, वो जर्नल टीचर बनता है, वो स्थायी शिक्षक बनता है। और उन टीचर्स की फाइल दफ्तरों में पड़ी हुई है, वो दफ्तरों में बांध के रखी है, बाहर से ताला लगा दिया है, उनको कोई रेगुलाइज नहीं कर रहा है। उन लोगों के 7-7 साल हो चुके हैं, किसी के 2 साल ऊपर, किसी के 3 साल ऊपर हो चुके। यार, कैसे एजुकेशन सिस्टम चलेगा? आप कैसे तवज्जो करोगे उस शिक्षक से कि वो स्कूल में जाके पढ़ाएगा, वो आपका हर एक काम करेगा, जब आपने उसकी 5 महीने की सैलरी नहीं दी है, जब उसका पेंडिंग एरियर आपने 2 साल का नहीं दिया है, किसी की 30 महीने की सैलरी है, किसी की 25 महीने की सैलरी है, जब आप उसको दोगे नहीं, जब आप उसको टाइम का रेगुलाइज नहीं करोगे। उसने MA की है, MEd की है, B.Ed की है, BA की है या 12th की है, जब 5 साल उसने दे दिया, उसको रेगुलाइज करो आप। 5 साल का पूरा रिकॉर्ड आपके पास है, 2 साल उसका ऊपर हो गया, 3 साल उसका ऊपर हो गया, आप कैसे तवज्जो करोगे कि वो शिक्षक बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता अगर खराब है,
जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ाएगा। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने की। और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहां जाए, देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस मर्जी की सरकार रही, पहले एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, हम तब भी लड़ते रहे भाई हमें सैलरी दो, सारे मुलाजिम लड़ते रहे। जब तो उस समय जो बीजेपी के और जो पीडीपी के लोग थे ये कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे हम आपके मुद्दे हल करेंगे। इन लोगों को भी सत्ता में बैठने का मौका मिला, 2-2.5 साल ये लोग भी बैठे, इनके पास भी, बीजेपी वालों के पास तो महकमे भी रहे, पीडीपी के पास भी रहे, सब कुछ, लेकिन इन लोगों ने भी कोई मसला हमारा हल नहीं किया और जानबूझ के हमारी इज्जत खराब की। कभी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम पे, कभी हमें कहा कि जी अलग नूर सोसाइटी से आए हैं, ये परमानेंट मुलाजिम ही नहीं है। और जो मुलाजिम गांव के अंदर, आप कभी देखना गांव के अंदर आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले एक बच्चा या 2 लोग मिलते थे, कोई 8वीं पास 10वीं पास। आज गांव के अंदर 8 या 10 स्कूल खोले हैं, वहां टीचर लगे हैं, बच्चे हर एक स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वहां। आज फर्स्ट का बच्चा इंग्लिश में रीडिंग कर सकता है, ये कौन पढ़ा रहे हैं? ये हमारे कोई बाहर से लोग आके पढ़ा रहे हैं। आज अगर आपका 5th का बच्चा है वो कंपटीशन कर सकता है, वो शहर में आके कल्चरल एक्टिविटीज अदर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। ये कौन पढ़ा रहा है गांव में? अपना काम निकालने के बाद आप किसी को कहोगे कि ये शिक्षक ही नहीं है, ये इसके काबिल ही नहीं था, ये गलत लगा था, ये सहन नहीं होगा। एक समान रूप से सबको समस्याओं का समाधान इनको करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े आंदोलन से इनको पार पाना होगा। और सिर्फ रहबर तालीम टीचर्स फोरम के अंदर जो लोग लगे हैं, सिर्फ वो ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ले लो, हर एक डिपार्टमेंट का जब धरना चलता था एनसी और कांग्रेस के दौर में, जब उनकी सरकार थी, तो ये जो लोग अभी सत्ता में आए ये कहते थे हमारी सरकार आने दो, हम डेली वेजर्स को भी पक्का करेंगे, हम कंट्रेक्चुअल्स को भी रेगुलाइज करेंगे, हम कंसोलिडेटेड को भी करेंगे, हम हेल्थ वालों को भी करेंगे, हम पीएचई पीडीडी। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके मुलाजिम सड़कों में नहीं। तो ये लड़ाई सिर्फ मैं कहूंगा शिक्षकों की ही नहीं है, ये पूरे मुलाजमों की लड़ाई है। और मुलाजिम हर एक स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं, कोई भी स्कीम है, एजुकेशन के अंदर है, हेल्थ के अंदर है, पीएचई पीडीडी सोशल वेलफेयर फॉरेस्ट, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, उसके अंदर मुलाजिम अगर ना हो, सरकार की कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होती है। और ये एक मुलाजमों की बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या जरूरत है इनको कंट्रेक्चुअल लगाने की, क्या जरूरत है इनको डाग लगाने की? परमानेंट लगा दो ना सीधा। एसएसआर भी आपके पास है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास है, पोस्ट निकालो, कम लोगों को लगाओ जितना पैसा आपके पास है। आप किसी को 200 रुपए पे लगाते हो, किसी को 500 पे लगाते हो, किसी को 1000 पे लगाते हो, किसी को 1500 पे लगाते हो, किसी को 4500 पे लगाते हो, काम सारा बराबर है। और एक 17,000 पे भी लगे। अगर एक आप पीएचई की बात ले लो, एक डेली वेजर वहां पे वो लगा है, वो 500 या 2 या 3 या 4,000 रुपया ले रहा है, और जो परमानेंट मुलाजिम लग रहा है वो वहां 30 या 40,000 रुपया सैलरी रहा है, काम दोनों के बराबर है। आप क्यों लगाते हो? नौजवान पढ़े लिखे लोगों को ऐसे नहीं लगाना चाहिए। और मुझे लगता है इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है, चाहे एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है। इन्होंने कोई भी ठोस पॉलिसी, कोई भी अच्छी पॉलिसी मुलाजमों के लिए इन्होंने नहीं बनाई है। मजबूर होकर मुलाजमों को अपना काम भी करना है और इनके खिलाफ प्रदर्शन भी करना है। जी अब स्टैंड नहीं होगा। रहबर तालीम टीचर्स फोरम बिल्कुल फाइट करेगी अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए। और जब तक हमें 7th पे कमीशन नहीं मिलता, जब तक कि हमें स्टेट हेड में डाला नहीं जाता, और हम ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक ऑर्डर्स इशू किए जाएं, जो हमारी सैलरी है 5 महीने की, जहां 1 महीने के बाद सैलरी नहीं मिले तो बच्चे कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, कैसे हमने अपना परिवार चलाना है। किसी के अगर बूढ़े माँ बाप है, कोई बीमार है, कैसे उसके लिए दवाई लेनी है। अगर बच्चा हमें कोई कुछ कहे कि ये चीज लेनी है, कैसे वो हमने चीज लेनी है। एक सोचने वाली बात है, ये एक इंसानियत लड़ाई बन चुकी है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बनती जा रही है दिन ब दिन। और हम लोग जब से लगे हैं तब से ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो। लगाया आपने, हम कोई आपके पास नहीं गए, हम किसी के घर में नहीं गए कि भाई हमें आप जबरदस्ती नौकरी दो। आपने क्राइटेरिया फिक्स किया, हमने फॉर्म भरा, आप लोगों ने हमें लगाया, आप लोगों ने हमें रेगुलाइज किया। अब बीच में आके जब हम 30 की उम्र में लगे, अब आप 20 साल के बाद किसी की 50 एज हो रही है, किसी की 55 एज हो रही है, अब आप इस उम्र में हमें ये कहोगे कि इनको हम सैलरी नहीं दे सकते, इनको हम ये नहीं सकते, ये अब सहन नहीं होगा। और रहबर तालीम टीचर्स फोरम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और शीघ्र ही हम विद इन डेज हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम एक नए सिरे से आंदोलन करेंगे। और मैं सभी मुलाजिम जो मेरे भाई बहन जो लगे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, मैं उनको भी कहूंगा कि आप मेहरबानी करके आप भी इकट्ठे हो जाएं। आपने भी, हमारे साथियों ने बहुत सारे, कोई डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा ऐसे नहीं होता है। आप डिप्लोमे वाले की इंसल्ट करोगे, आप उसको 2-3 हजार रुपये सैलरी दोगे आप। और एक पुराना पढ़ा हुआ, पुराना उसने डिप्लोमा में किया, उसको आप परमानेंट हेल्दी सैलरी दोगे।
ये मुलाजमों से मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे मुलाजमीन भाई बहन लगे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कि सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो शब्द हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, कंसोलिडेटेड, अडाक, कंट्रेक्चुअल, ये शब्द सारे हमने खत्म कराने हैं। और टीचर्स की जो लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में आपको दिखेगी, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा मकसद जो है वो ये है कि गांव के अंदर बेहतर से बेहतर शिक्षा देना। स्कूल 4 बजे बंद होता है, हमें 5 बजे कर दो ऑर्डर, हम 5 बजे तक खोलेंगे। 10 बजे लगाते हैं, हमें 9 बजे बोल दो, हम 9 बजे खोलेंगे, 9 से 5 तक पढ़ाएंगे। हम, हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, हमारा थोड़ी काम है प्रदर्शन करना, मीडिया में बोलना। हमें मजबूर किया जाता है जब हमारे पास पैसे नहीं है रोटी के लिए, जब हमारे पास पैसे नहीं है दवाई के लिए। हमें जब मजबूर किया जाओगे तो या तो हमने आत्महत्या करनी है, सुसाइड, या तो हमने बात करनी है, या तो हमने अपने हमारे अंदर जो है सरकार के प्रति कि हमें ये नहीं मिलता है, जहां हमने ये करना है। लेकिन मरने से बेहतर है कि हम अपने मसले उजागर करें। और जिन लोगों ने हमारा सत्यानाश किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इनको भी हम लोगों के बीच में दिखाएं, हमारे मुलाजमों के बीच में दिखाएं कि इन्होंने हमारे लिए ये किया है। तो मैं एक बार फिर अंत में यही कहूंगा कि 5 महीने की हमारी जो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी है, वो पूरे 5 महीने की इकट्ठी निकाली जाए, कोई 1-2 महीना नहीं, 5 महीने की इकट्ठी दे दो आप सैलरी। उसके बाद हमारी सैलरी को हर महीने दिया जाए। जो रेगुलेशन फाइल्स डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू और कश्मीर में पड़ी हुई है, सभी को जल्द से जल्द रेगुलेशन ऑर्डर इशू किए जाए। और जो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का जो आपने ये डिवीजन की पॉलिसी जो बना रहे हो आप, इसको बंद किया जाए और सभी को एक समान रूप से 7th पे कमीशन दिया जाए। नहीं तो जम्मू कश्मीर रहबरी तालीम टीचर्स फोरम प्लान करके जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल से स्टेट लेवल तक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ने जा रही है।